जहां एक तरफ नोआ का गाज गिरा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को मार्च 2025 तक का टाइमलाइन दे दिया है। जानेंगे बांग्लादेश के लिए मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नोआ के 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है, जो 12 मार्च 2025 को घोषित हुआ था। यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट एक अमेरिका आधारित गैर सरकारी संगठन है। इसने चेतावनी दी है कि ये कटौती बांग्लादेश जैसे जलवायु संवेदनशील देशों पर गंभीर प्रभाव डालेगी। यूसीएस ने एक प्रेस बयान में कहा कि नोआ की ये कटौती वैश्विक आपदाओं के सटीक पूर्वानुमान देने की क्षमता को कमज़ोर कर देगी, जिससे नुकसान का जोखिम बढ़ेगा। संगठन ने इस बारे में अमेरिकी कांग्रेस को एक पत्र भी लिखा, जिसमें नोआ की जलवायु निगरानी और आपदा तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। बांग्लादेश के लिए ये स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि यह देश पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे कि समुद्र के बढ़ते स्तर, चक्रवात और अल नीनो ला नीनो जैसे मौसम पैटर्न से जूझ रहा है। नोआ बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का पूर्वानुमान लगाने, समुद्र के बढ़ते स्तर की निगरानी और खेती उत्पादकता पर प्रभाव की भविष्यवाणी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन कटौतियों से बांग्लादेश में चक्रवातों की तैयारी और जलवायु अनुसंधान में बाधा पड़ेगी, जिससे लाखों लोगों की जान और आजीविका खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा नोआ के साथ वैश्विक सहयोग और प्राकृतिक संसाधनों जैसे मछली पालन के संयुक्त प्रबंधन पर भी असर पड़ेगा। हालांकि ये भी विचारणीय है कि ट्रंप प्रशासन का ये फैसला आर्थिक बजट और राजनीतिक दबाव के तहत लिया गया हो सकता है। कुछ लोग इसे जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक शोध को कम करने की कोशिश मानते हैं, जबकि अन्य इसे प्रशासनिक सुधार का हिस्सा मानते हैं। फिर भी बांग्लादेश जैसे देशों के लिए ये कदम तब चिंता का विषय रहेगा जब तक वैकल्पिक समाधान नहीं मिलते हैं। इस स्थिति को समझने के लिए हम 1970 के भोला चक्रवात का उदाहरण ले सकते हैं, जो बांग्लादेश में 12 नवंबर 1970 को आया था। ये इतिहास का सबसे घातक चक्रवात था, जिसमें 3 से 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। उस समय मौसम विज्ञान की सुविधाएं सीमित थी और सटीक पूर्वानुमान की कमी के कारण लोगों को समय रहते चेतावनी नहीं मिल सकी। चक्रवात ने तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया और बुनियादी ढांचे की कमी ने स्थिति को और ख़राब कर दिया। इस आपदा के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जलवायु निगरानी और आपदा प्रबंधन पर ध्यान देना शुरू किया, जिसमें अमेरिकी संगठनों की भी भूमिका थी। 1970 के इस चक्रवात ने बांग्लादेश को जलवायु संवेदनशील देश के रूप में पहचान दिलाई और इसके बाद देश ने आपदा तैयारियों में सुधार किया। नोआ जैसे संगठनों ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों के पूर्वानुमान में मदद की, जिसके बाद के चक्रवातों 1991-2007 में नुकसान कम हुआ। आज ट्रंप के नोआ कटौती का फैसला 1970 की स्थिति को याद दिलाता है, जहां सटीक जानकारी की कमी से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। अगर नोआ की क्षमता कमज़ोर होती है तो बांग्लादेश फिर से ऐसी आपदा का सामना करने के लिए तैयार हो सकता है। बांग्लादेश पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे कि समुद्र के बढ़ते स्तर, सूखा और बाढ़ से जूझ रहा है। नोआ की भूमिका इस देश के लिए महत्वपूर्ण रही है। यूसीएस की चेतावनी सही हो सकती है कि इन कटौतियों से चक्रवातों और मौसम पैटर्न की भविष्यवाणी में कमी आएगी, जिससे बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोग खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन यह भी संभव है कि ट्रंप प्रशासन इस कदम को आर्थिक दबाव या राजनीतिक एजेंडे के तहत उठा रही हो, न कि जलवायु विज्ञान को नज़रअंदाज करने के इरादे से। 1970 के बाद भोला चक्रवात के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता और टेक्नोलॉजी ने बांग्लादेश को मजबूत किया था। आज भी अगर नोआ की कटौती से वैश्विक सहयोग कम होता है तो बांग्लादेश अपने दम पर या अन्य देशों के साथ मिलकर समाधान ढूंढना होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच मौसम डेटा साझा करने के संभावना में इस संकट को कम कर सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा।
दूसरी ओर ये भी सोचने की बात है कि क्या ट्रंप का ये फैसला जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से न लेने का नीति का हिस्सा तो नहीं है। ट्रंप के नोआ पर कटौती का फैसला बांग्लादेश जैसे जलवायु संवेदनशील देशों के लिए गंभीर खतरा है, खासकर चक्रवात और बाढ़ की भविष्यवाणी में। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं बांग्लादेश को एक और अल्टीमेटम मिला है। अमेरिका ने बांग्लादेश से 11 बिंदु श्रम सुधार योजना को मार्च 2025 तक लागू करने की मांग की है। ये मांग 25 नवंबर 2024 को अमेरिकी विदेश विभाग के अंतर्राष्ट्रीय श्रम मामलों के विशेष प्रतिनिधि केली M.K. रोड्रिगेज ने बांग्लादेश के श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव ASMM शफीकुज्जा के साथ बैठक में की थी। इस योजना का उद्देश्य बांग्लादेश में श्रमिकों के अधिकारों को बेहतर करना है, जिसमें ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, कार्यस्थल की सुरक्षा, बेहतर कामकाजी परिस्थितियां, हर साल न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा शामिल है। ये योजना अप्रैल 2024 में जारी की गई थी और ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी कि बांग्लादेश के निर्यात क्षेत्र, खासकर वस्त्र उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का पालन करे। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि उनकी सरकार इन सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि विदेशी खरीदारों को आकर्षित किया जा सके। यूनुस ने कहा कि हम अपनी श्रम कानूनों को वैश्विक मानकों के बराबर बनाना चाहते हैं और ये मेरा वचन है। इसके लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति की गई है जो श्रम कानूनों में सुधार और स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूहों की चिंताओं को हल करने पर काम करेगा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल कारखानों में यूनियन अधिकारों की मांग का सुझाव दिया है। मुद्रास्फीति के दबाव से बचाने के लिए मजदूरी की सालाना समीक्षा हो। यूनुस ने खरीदारों से हर जनवरी में अपने ऑर्डर की कीमत बढ़ाने की घोषणा करने को कहा ताकि निर्माता मजदूरी बढ़ा सके। हालांकि इस योजना को लागू करने में चुनौतियां हैं। श्रम मंत्रालय के सचिव ने कहा कि अमेरिका इस प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहता है, क्योंकि अमेरिका करदाता जो बांग्लादेश से बने प्रोडक्ट खरीदते हैं वो जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बांग्लादेश सरकार ने पहले ही एक 18 बिंदु समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें नियोक्ता, श्रमिक और सरकार की भागीदारी शामिल है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इन सुधारों को लागू करना समय और संसाधन मांगता है, खास करके देश पहले ही राजनीतिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस स्थिति को समझने के लिए हम 1990 के दशक में बांग्लादेश के वस्त्र उद्योग में श्रमिक आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का उदाहरण ले सकते हैं। 1990 के दशक में बांग्लादेश का वस्त्र उद्योग तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन कार्यस्थल की असुरक्षित स्थिति और श्रमिकों के कम वेतन ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को आकर्षित किया। 1995 में अमेरिका ने बांग्लादेश पर दबाव डाला कि वो अपने श्रम कानूनों को बेहतर करे, जिसके बाद बांग्लादेश ने 1996 में एक कानून पारित करा था। हालांकि इस सुधार प्रक्रिया में कई चुनौतियां थी। कई कारखानों ने कानून का पालन किया, कईयों ने नहीं किया। अमेरिका का ये दबाव बांग्लादेश के लिए एक दोधारी तलवार है। एक और देश के वस्त्र उद्योग को वैश्विक बाजार में कंपटीशन बनाए रखने में मदद कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर इन सुधारों को लागू करना आर्थिक बोझ और समय की मांग करता है, जो इस वक्त खुद ही फंसे हुए हैं। अमेरिका का बांग्लादेश पर इस तरीके से दबाव बनाना एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि यूएसएड में कटौती करके अपराध कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश के ऊपर शिकंजा डोनाल्ड ट्रंप का कसना शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।